आपको लगता है कि जो सरकार योजनाएं चलाती हैं उनका लाभ ज़मीनी जो लोग होते हैं या जिन तक पहुंचना चाहिए पूरा पहुंच ऐसे रहेंगे। समर्पण किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लोग अपने ही जीवन में इतना व्यस्त हैं कि वो शायद अपने आसपास देख ही नहीं पाते। किसी भी कोई भी पशु हो सकता है, उसमें क्या अंतर है? वो भी तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं का देखता है, अपने खाने पीने के बारे में। अपने रहने और अपने खाने पीने उतना ही मतलब रखता है ना वो। नमस्कार। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर कुछ लोग वो भी होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। और हम आज रियल टॉक विद रीता में आए हैं माही भजनी जी के साथ, जो अपना जीवन कचरा और पन्नी बीनने वाले बच्चों के लिए समर्पित कर रही हैं और उनके लिए ही काम कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं माही भजनी जी से। कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैम मुझे ये बताइए कि कैसा सफ़र रहा आपका माही भजनी से माही दीदी तक बनने का? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल से आपने शायद मेरे बहुत सारे पुराने जो कहना चाहिए संघर्ष की कहानी है उसे याद दिलवा दिया, क्योंकि ये जो सफ़र था बहुत ही संघर्षों से भरा रहा है। आसान नहीं था माही भजनी से माही दीदी बनना, उन सारे बच्चों के दिल में जगह बनाना जो शायद गालियाँ देकर बात करते हैं सबसे, या फिर ऐसे कचरा बीनते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। तो उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना एक बहुत टफ टास्क था, लेकिन मेहनत करती रही, आगे बढ़ती रही और आज ढेर सारे सैकड़ों बच्चों की माही दीदी हूँ। तो आप जब इन ऐसे बच्चों से मिलती हैं या जब आप पहली बार ऐसे किसी बच्चे को आपने देखा होगा, तो आपके मन में ये ख्याल क्यों आया कि मुझे जाके इनकी सहायता करनी चाहिए या इनकी ज़िंदगी के बारे में मुझे जानना चाहिए या इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए? देखिए, ये जो एक भाव रहता है ये किसी के भी मन में बचपन से ही होता है। मेरे मन में भी बचपन से ही था, लेकिन वहाँ मैं बच्चों के साथ, जब मैं खुद छोटी बच्ची थी तो स्कूल से आती थी या कहीं से भी, तो मुझे आज भी एक बात याद है कि मुझे एक दादाजी, एक हमारे घर के पास में एक घर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बहुत वहाँ पे उम्र दराज दादाजी थे, तो वो अकेले रहते थे। तो उनको देख के हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ उनके लिए, तो मैं घर से कुछ खाना लेके उनको दे देती थी। या फिर कभी ऐसा भी होता था कि कुछ बच्चे ऐसे ही मुझे रास्ते में मिलते थे काम करते हुए, बाल मजदूरी करते हुए, तो उन्हीं की उम्र की मैं थी, तो अपनी लीड पैन उनको कुछ दे देती थी मैं। तो ये जो सफ़र था वो कहीं ना कहीं इस भाव को पैदा करने की भी बात कर रही हैं, तो वो मेरे बचपन से ही था। और मेरी मम्मी ने एक चीज़ मुझे बचपन से ही बोली थी कि तुम कुछ करो ना करो अपने जीवन में, लेकिन सब एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। तो जो एक लाइन है ना, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना, इसने शायद मेरी ज़िंदगी का पूरा रुख को मोड़ दिया। तो ये कहते हैं कि हम खुद के लिए जिए तो क्या जिए, जिए हज़ारों के लिए कोई बात है। तो वहीं से इस चीज़ की भाव की शुरुआत हुई। और यदि काम करने को लेके हम बात करें कि मैंने काम कब बहुत सीरियसली स्टार्ट किया, तो एक बड़ी रोचक सी कहानी है। मेरा बेटा अभी तो 12th क्लास में है। जब वो छोटा था, करीबन 13-14 साल पुरानी ये बात है, तो मैं उसके लिए स्कूल के लिए जब टिफ़िन बनाया करती थी, एक जगह है उसके पीछे ही साइंस सेंटर के पास खाली जगह पड़ी हुई थी, और उसी दौरान फिर वहाँ पे एक विस्थापित कहीं और की बस्ती मतलब बाहर के कहीं लोग थे, वो विस्थापन हुआ उनका और वो वहाँ पर आके बसे। अब जब मैं रुद्रांश के लिए उसको टिफ़िन रेडी करके बाहर बालकनी में खड़ी होती थी, तो उसी सेम टाइम पे वो छोटे छोटे बच्चे अपनी पीठ पे पन्नी ऐसे बोरा रख के सफ़ेद कलर का और निकल जाते थे। कुछ लोग हाथ में ऐसे कटोरियाँ वटोरियाँ लेके भीख मांगने के लिए, जो छोटे बच्चे थे वो निकलते थे। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा, 10 दिन, ये लगातार मैंने 1-1.5 महीने तक मैं देखती रही। और मुझे देख के बहुत अंदर से ख़राब फील होता था, पता नहीं क्यों मुझे, क्योंकि सेम टाइम मैं 2 चीज़ें को देख रही थी। एक, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, और एक मैं उन बच्चों को देखती थी कि वो कहाँ पर निकल रहे हैं और मेरा बच्चा कहाँ पर जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ, ये सवाल मेरे मन में चल रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा एक दिन कि मुझे इन बच्चों से जाके बात करनी चाहिए। अब चूँकि बस्तियों में पहले कभी गए नहीं थे, तो थोड़ा सा मुश्किल था। कोशिश करके बस्ती में जाने का प्रयास किया, बस्ती में गई, हालांकि वहाँ पे मुझे किसी ने एंटरटेन नहीं किया, बात नहीं की मुझसे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा अब क्या करूँ। तो वो जब मैं रुद्रांश को छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी या फिर कहीं पे भी निकलती थी अपनी गाड़ी से, तो वो बच्चे मुझे जब भी मिलते थे तो मैं उनको रोक के बात करने लगी। शुरू में तो वो मुझे गाली गलौज करके, जो गालियाँ मुझे समझ में भी नहीं आती थी उस समय, मतलब बहुत ही ख़राब गालियाँ, और वो गाली कर देकर निकल जाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बात करनी मुझसे शुरू की, क्योंकि उन्हें लगता था कि रोज़ हमें रोकती हैं, रोज़ बात करने का प्रयास करती हैं। तो फिर वो बच्चे मुझसे अच्छे से, उनकी थोड़ी दोस्ती हो गई।
फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, सारी रीज़न, तो उन्होंने बोला हम तो काम करते हैं, ये वो सारी चीज़ें, घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है, हमारे माँ बाप भी यही काम करते हैं। फिर मैं उन्हीं बच्चों के साथ फिर उनकी बस्ती में मैंने प्रवेश किया। फिर एक दिन सारे जो पेरेंट्स थे उनको भी इकट्ठा किया, बातचीत की कि क्या समस्या है, आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मेरा मतलब एक सवाल है कि अगर आपने जब पेरेंट्स को बुलाया होगा, उनके माता पिता को बुलाया होगा, तो जिस परिवेश में वो रहते हैं तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा आपके लिए उनको बुलाना, उनसे बात करना। कई लोगों का बहुत विरोध भी हुआ होगा कि आप क्यों आ रही हैं यहाँ पे, आपका क्या फ़ायदा है इसमें। क्योंकि हम मानव हैं और हमारा ये स्वभाव है कि जब भी हमसे कोई बिना मतलब की कोई चीज़ पूछता है या हमारे लिए कुछ करता है तो हम यही हमेशा सोचते हैं कि नहीं, इसमें कुछ तो इनका फ़ायदा है। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे, तो कैसे आपने उनको फिर कुछ नहीं, ऐसे बहुत मनाया सारे कि लोग आप अपने मिले बच्चों को ये काम करके छोड़िए, पढ़ने के लिए भेजिए। जहाँ मैंने काम की शुरुआत की वहाँ 2 बस्तियाँ थी, मतलब एक नीची बस्ती थी और एक ऊंचे स्तर पे, मतलब ऊंचे स्तर से कहना चाहिए कि वो थोड़ा पहाड़ चढ़ के थी। तो जो नीची वाली बस्ती थी वो थोड़ा ठीक ठाक लोगों की थी। वहाँ पे मतलब कि कहना चाहिए कि जो घरों में काम करती हैं बाइयाँ, उस तरह का एक वो था, जिनके पिता ड्राइवर हैं, उस तरह का था। तो वो ठीक ठाक थोड़ी स्थिति वाले थे। और जो हम थोड़ा ऊपर चढ़ के जाते थे तो वहाँ पर बिल्कुल पन्नी बीनी और भीख मांगने वाले ही परिवार रहते थे। तो मैं जब वहाँ से होकर निकलती थी तो वहाँ के जो लोग थे, परिवार थे, वो मुझसे बोलते थे कि यहाँ क्यों जाती हो। तो मैंने उन्हें बताया कि हम, तो बोलते वो बच्चे नहीं बदलेंगे, वो यहाँ से रोज़ ऐसे ही झोला लेके निकलते हैं और वही चलेगा, ये लोग कभी नहीं बदल सकते। तो मैं उनसे रोज़ एक ही बात बोलती थी कि ये बदलेंगे, आपके सामने से ही ये स्कूल जाएंगे। और फिर जब मैं उनके माँ बाप से बच्चों से जाके मिली तो कुछ लोग तो बोलते थे कि आप हमारे बच्चों को मत भड़काइए या मत वो करिए, ये हम काम करवाएंगे। लेकिन धीरे 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 जब मैंने उन्हें समझाया तो 1-2 फैमिली ऐसी थी जो थोड़े समय, मतलब मुझे 2-3 महीने लगे उन्हें समझाने में। मैं यहाँ नाम मैं नहीं मेंशन करूँगी। 2 बच्चियों के पिता थे वो, चूँकि वो पीते भी बहुत ज़्यादा थे, दारू वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें हैं लोगों के लिए। वो थोड़ा मुझसे काफ़ी नाराज़ थे, पर धीरे धीरे करके वो बच्चियाँ भी हमारे यहाँ आने लगी रेगुलर। फिर जब बच्चों उनको समझाया तो वो फिर समझने को तैयार हुए कि ठीक है दीदी, गलत नहीं कह रही हैं, ठीक है। पहले शुरू में मैंने उनसे काम बंद करने के लिए नहीं कहा कि आप काम बंद कीजिए, क्योंकि देखिए ये लोग डेली के 200 से 250 रुपये कमाते हैं अंदाजन, इतना तो कमाते ही कमाते हैं। और खासतौर पर यदि मैं बात करूँ इन सारे लोगों की, तो ये बच्चे भी इसीलिए ज़्यादा पैदा करते हैं कि हमारे यहाँ उतने वर्किंग हैंड्स पैदा हों। जी, तो अब देखिए ना 4-4, 5-5 बच्चे रहते हैं, तो वो उसका कारण क्या है, यही कारण है। तो जब उनसे बात की तो वो फिर धीरे धीरे तैयार हुए। वहीं पे जाके मैंने कुछ एक्टिविटीज शुरू की, उनके साथ खेल खेल में उन्हें कुछ किया। हालांकि ये जो था वहाँ पे जाके, मतलब मैं पहली बार गई थी, तो मैं आपको बताऊंगी मुझे मतलब इतना घबराहट हुई थी, मुझे वोमिटिंग हो गई थी, इसलिए क्योंकि वो इतना गंदा, मतलब जो जगह थी वो बहुत वैसी थी। तो मेरे दिमाग में उस समय मतलब मुझे सबसे पहला एक थॉट आया कि मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, यहाँ ये लोग रहते हैं। वो भी एक ऐसा भाव था जिससे मुझे बिल्कुल इतना मतलब मजबूर कर दिया कि मुझे अब इनके लिए काम करना ही है। कहते हैं ना कि कुछ हम चीज़ ऐसी देख लेते हैं जहाँ से हम बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है। हालांकि हमें परेशानी होती है, आसान नहीं था वहाँ पे जाके काम करना। फिर वहाँ धीरे धीरे उन बच्चों के साथ एक्टिविटी शुरू की। फिर मैंने वहीं बस्ती में ही एक रूम किराए से ले लिया और बोला कि अब सेंटर पे आया करो। तो वहाँ से हमारे सेतु सेंटर की शुरुआत हुई। अब उस सेंटर पे भी बच्चे नहीं आते थे, इसलिए नहीं आते थे क्योंकि अब वही चीज़ें हैं कि हमने बोल तो दिया, लेकिन अब वो काम करने जाते थे, क्योंकि मैंने शुरुआत में उनसे काम के लिए मना नहीं किया था, वरना वो बच्चे मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो मैं वहाँ, सड़क से थोड़ा अंदर था वो कमरा, तो मैं सड़क पे खड़ी रहती थी। 5 बजे की बात है, वो बच्चे आते थे पन्नी बीनते हुए, भीख मांगते हुए, और फिर मैं उनके जो थैले वगैरह है वो वहीं रखवा देती थी बाहर, और वहीं से मैं उन्हें लेके जाती थी। और फिर वहाँ पे हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। तो इसका फलस्वरूप हमें ये मिला कि काफ़ी सारे बच्चों का हमने स्कूल में एडमिशन कराया। और वो बच्चों में से मैं कुछ बच्चों की बात बताऊं जो मेरे बहुत दिल के करीब रहे हैं। उसमें से एक राहुल है, एक अर्जुन है, उनका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि वो भी यहाँ पे आपके माध्यम से इस पॉडकास्ट को देखेंगे। तो वो जो अर्जुन था उसको 5 साल तक 100% अटेंडेंस अवार्ड मिला। अब आप समझिए कि उस स्थिति से वो कैसे निकला। और कुछ बच्चे वाकई में बहुत सिंसियरली, संजली है, अनिल है, इन बच्चों के मैं नाम लेना चाहूँगी। तो ये सब बच्चे, राहुल हैं, सब बच्चे बहुत सिंसियरली उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने समझा, क्योंकि ये बहुत दिमाग से बहुत शार्प रहते हैं। समस्या क्या आ जाती है कि एक तो पारिवारिक कारण, दारू पी रहे हैं पिताजी, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के कारण इनका जो मानसिक दबाव और मानसिक स्तर है वो बहुत ख़राब हो जाता है।
और आप यकीन नहीं करेंगी, शुरू शुरू में ये होता था कि वो बच्चे गाली गलौज दे के बात करते थे माँ बहन की। तो मैं सोचती थी कभी कभी अपना सर पकड़ के कि मैं उनको बोलती थी असल में कि तुम लोगों को मैं कुछ सिखा पाऊंगी या नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन तुमसे ये माँ बहन की गाली मैंने ज़रूर सीख ली जो मुझे नहीं आती थी। तो धीरे धीरे वो सफ़र रहा और वो बच्चे आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनमें से कुछ बच्चे अब अच्छा कर भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। जो मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत एग्रेशन होता है इनमें। और हम अगर चाहें भी तो इनके पास जाके अगर इनसे इनकी कुछ पर्सनल बातें जानना चाहें कि आप कहाँ रहते हो या आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो उसका जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। वो आपको वहीं छोड़ के और वो आगे चले जाएंगे और उनका मतलब यही होता है। उससे हमें यही पता चलता है कि आपको अगर हमें पैसे देने हो तो दीजिए, नहीं तो फिर इसके अलावा हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो इनका जो एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है या इनका जो स्वभाव होता है उसको सही करने के लिए या उसको थोड़ा कम करने के लिए एग्रेशन को आपने क्या किया? कैसे इनको एक जगह बैठाने के लिए आपने उनको वो सोचा कि हाँ, अब ये बैठ के ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए मुझे जो समझ में आया इतने सालों में, तो मैंने फिर योगा का कोर्स किया बैंगलोर यूनिवर्सिटी से। वो उसका खास कारण ये था कि योगा से मुझे ऐसा लगता है योगा और ध्यान ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर एक अलग तरीके का आत्मविश्वास और कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट करता है, हमें खड़ा करता है। ध्यान, यदि हम ध्यान की बात करें तो, और इन बच्चों को चूँकि दिमाग तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसमें स्थायित्व कैसे आए? शुरू में आपको ऐसा नहीं लगा कि क्योंकि उनको तो इन सब चीज़ों की आदत नहीं होगी, जब अगर आप उनको योगा करने के लिए बोलती हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ हंसते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे कि नहीं हमें ये नहीं करना है, तो फिर आपने उनको कैसे? पर मेरे साथ शुरू से ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि शुरू के दौरान ही दिक्कत आई। उसके बाद जब मैं उनकी माही दीदी बन गई तब जैसा मैं कहती थी वो वैसा करते थे। क्योंकि देखिए बच्चे चिकने घड़े होते हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। अक्सर मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि आपको ये जो भी बच्चे इस तरीके के मिलते हैं, आप उन्हें डांट के मत भगाइए। आपको नहीं, आप बिल्कुल उनको भीख मत दीजिए, आपको कुछ नहीं करना मत कीजिए, लेकिन आप उन्हें डांट के मत भगाइए। बस आप एक सवाल उनसे कर लीजिए कि बेटा तुम स्कूल जाते हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उनको गले लगाइए, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके पास जाके सारे उनकी चीज़ों की पूर्ति कीजिए। आप सिर्फ एक सवाल, यदि दिन में एक बच्चे से भी कोई भी एक इंसान मिलकर ये सवाल करता है बेटा तुम स्कूल जाते हो नहीं जाते हो, ऐसे 5 लोग यदि उन्हें दिन में मिलते हैं, सोचिए उनके दिमाग में ये बात आई कि स्कूल जाना कुछ होता है, पढ़ना कुछ होता है। हमसे मतलब ये सारे लोग बोल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, सब लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की विशेषता को वो समझेंगे। और जब हम लोग, जैसे हम संस्थाएं या हम हमारे तरीके के लोग जब ये काम करने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए जो हमारी मेहनत है ना बड़ी वाली, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सरलता और वो इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, थोड़ा बदलाव आना शुरू होगा। जैसे मैंने कई प्रमुख स्थानों में अपने शहर के ही मैंने देखा है बच्चे बैठे रहते हैं, वो शायद बेसुध से रहते हैं या पूरे होश में नहीं रहते हैं, वो कुछ बॉटल में भी रह जाते हैं, उसको भी सूंघते हैं और उनके बात करने से पता चलता है कि वो अपने अभी पूरे होश में नहीं हैं। तो क्या ये समस्या भी उनके साथ रहती है नशा वगैरह करने की? ये तो मुख्य समस्या है। और आप देखेंगे तो यदि आप जब पूरा डाटा निकालेंगे तो भारत में बहुत ज़्यादा, पूरे भारत की मैं बात करूंगी, भारत की, मध्य प्रदेश की, इवन भोपाल की, बहुत सारे नशे से लिप्त बच्चे पाए गए हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए सारा दिन काम करते हैं, अब ये गंदी जगहों पे जाके कचरा उठा रहे हैं, सारा दिन भीख मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये कैसे मतलब इनकी आदत हो जाती है नशा करने की, क्योंकि इन्हें बॉडी में रिलैक्सेशन चाहिए होता है। अब इन्हें कौन समझाएगा कि सुलोचन जो होता है जिससे टायर ठीक किया जाता है अपनी, ये जिस साइकिल के पंचर जिससे बनता है वो सुलोचन हो गया। बाम जिसको हम सर पे लगाते हैं वो बाम रहती है इनकी, या हर उम्र के बच्चे छोटे? ये तो आप मान के चलिए 5 साल, 4-5 साल से शुरू हो जाते हैं। विमल के पैकेट, तंबाकू, ये सब अपनी चीज़ों को, अपने स्ट्रेस को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनके स्ट्रेस को कौन समझेगा। वो घर में देख रहे हैं कि रात में उनके पिताजी माँ के साथ मारपीट कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये रोज़ का ड्रामा होता है उनके घर का। अब इतने छोटे छोटे बच्चों के पास ना तो कोई दूसरे तरीके के लोग समझाने के लिए रहते हैं, क्योंकि वो उसी माहौल में रह रहे हैं, चारों तरफ वैसा ही उनका माहौल है, परिवेश है और लोग हैं उसी प्रकार के। वो जानते ही नहीं है कि गलत और सही क्या है, वो फर्क ही नहीं कर पाते, उन्हें किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। हम जैसी सामाजिक संस्थाएं या हम जैसे सामाजिक स्तर पे काम करने वाले लोग यदि कुछ बच्चों को मिल जाते हैं तो वो इस चीज़ में अंतर करना सीख जाते हैं। उन्हें पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या है, और वहाँ से उनके सही जीवन की शुरुआत होती है।
लेकिन आज भी भोपाल में देखा जाए तो हर बस्ती में यही हाल है। मतलब बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यदि हम एक कहते हैं कि हम एक बहुत अच्छे भारत देश की बात करते हैं कि हमें अपना बहुत विकसित भारत देश चाहिए, तो ये शिक्षा ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सबसे पहली बात है, मैं समाज के सारे लोगों से बोलना चाहूँगी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आप अंतर करना बंद कीजिए। आप जो अपने बच्चों में और ये इस तरीके के परिवेश के बच्चों में जो अंतर करते हैं, उन्हें बहुत खराब नज़रों से देखते हैं, तो ये करना बंद कीजिए। वो भी, उनमें भी वही खून है जो हमारे बच्चों में है, वो भी वही छोटे से मासूम फूल की तरह हैं जैसे हमारे बच्चे हैं। यदि सारे लोग इस तरीके की मानसिकता रखने लगेंगे तो आप समझिए कि हमारे देश का जो कहते हैं ना कि बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से विकास होगा। तो ये सारे लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भगा देते हैं लोग, मैंने तो बहुत बार देखा है, बहुत गंदे तरीके से गाली देके ऐसे लोग को भगा देते हैं, फिर वो भी गाली गलौज करते हैं, यानी कि आप जैसे वो हैं आप भी उन्हीं की तरह बन गए। उन्हें बदलने का हमने कभी प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। जब कोई महिला, ये सवाल मैं ज़्यादातर महिलाओं से पूछती हूँ और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जब कोई महिला ऐसा कुछ समाज सेवा करने का सोचती है तो समाज के लोग, घर के लोग, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि अरे घर का काम तो आपसे हो नहीं रहा है, आप घर पे तो ध्यान दे नहीं रहे हो, आप बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हो और आपको बाहर के बच्चे देखने हैं या बाहर का काम देखना है। तो आपके साथ कभी कोई ऐसी समस्या आई? और आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके घर में कौन है? देखिए, सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलूँगी, और अब तो बेटा भी है, अब तो बेटा बड़ा हो गया थोड़ा। पहले जब मैं काम की शुरुआत की थी तब तो वो भी छोटा ही था। पर सही मायनों में कहूँ, यदि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं सपोर्ट करते तो शायद मैं इतना नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, जो समाज के और लोगों की बात है, तो जो हमारे घर के आसपास के लोग थे वो सब ये कहते थे कि माही क्या करती हो, चूँकि जैसे आपको पता ही है कि मैं पहले पत्रकार रही हूँ, तो सब लोगों का कहना था कि तुम पत्रकारिता क्यों नहीं करती हो, वो एक अच्छा है, एक अच्छे बढ़िया एसी ऑफिस में बैठ के काम करोगी, अपनी स्टोरीज करने जाओगी, नाम है, पहचान है, सब कुछ है, उसके बावजूद तुम्हें ये बस्तियों में जाके इन बच्चों के साथ गंदगी में काम करने की क्या ज़रूरत है। तो उस समय मैं ये बोलती थी कि देखो, और बोलते थे ये बदलने वाले नहीं हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, इनकी प्रवृत्ति है। तो मैंने कहा आपने ये बात सोच के रखी कि इनकी प्रवृत्ति है। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में असंभव जैसा मैंने शब्द ही नहीं लिखा। मैं हर तरह से हर चीज़ को कहती हूँ ये संभव है, क्योंकि यही मैंने अपने हर बच्चे को, मतलब जितने भी सैकड़ों बच्चे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं, मेरे रुद्रांश की तरह ही हैं, मेरे बेटे की तरह ही मैं उन्हें मानती हूँ। तो मैं उनसे हमेशा एक ही चीज़ सिखाती हूँ मैं उन्हें, कि कुछ भी असंभव नहीं है, दुनिया में हर चीज़ बदली जा सकती है। यदि दुनिया में किसी भी चीज़ का अस्तित्व है तो सब कुछ बदला जा सकता है, और वो बदलता है। क्योंकि मैंने अपने अनुभव से देखा है, मुझसे बहुत एनजीओ सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हैं वो भी शुरुआत में कहते थे माही जी कुछ नहीं होने वाला, ये बच्चे ऐसे ही रहेंगे। तो आज मैं जब भी ये सब चीज़ें हुई तो मैंने उनको ये बात कही कि देखिए, बदलाव तो होता है, यदि हम बस करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए और हमारा एक मजबूत लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ये करना है, तो वो चीज़ संभव हो जाती है। कभी कोई ऐसा बड़ा बदलाव आपने देखा हो समाज में, आपके कारण आया हो? जैसे हमारी पहले बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कोई गांव था जिसमें आपने बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया था। तो उसमें आपकी मदद सरकार द्वारा किसी ने की थी या सब कुछ आपने अकेले ही किया था? देखिए, यहाँ लोकल लेवल पे भोपाल में तो मैं बात करूँ तो हम अपने स्तर पे या फिर जो कुछ और लोग हमारी मदद करते हैं उस तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। और बदलाव तो यहाँ पे जो पन्नी बीन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो स्कूल जाने लगे, वो रेगुलर पढ़ाई करने लगे, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसके साथ ही यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, शाजापुर जिले का एक सोनेरा गाँव है, वहाँ पे कन्या माध्यमिक शाला है। तो वहाँ दिनेश जैन जी कलेक्टर जो हैं, उनसे हमने बात की जिला प्रशासन से, और वो गांव के बारे में असल में मैंने कुछ सुन रखा था, सारी चीज़ें किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चियों से सबसे मिलकर। तो वहाँ का ये था कि वहाँ 8th के बाद 9th में जो बच्चियाँ हैं उनका जो रेशो था वो था कि जैसे 38 बच्चियाँ अगर हैं या 40 बच्चियाँ, तो उसमें से 8-10 ही 9th में प्रवेश करती थी, क्योंकि वो 8 तक स्कूल था, मिडिल स्कूल था, उसके बाद वो दूसरी जगह स्कूल उनको जाना पड़ता था। तो फिर जब हमने बात की तो उनका हमें सहयोग मिला, जो जिला प्रशासन ने हमें जन सहयोग के माध्यम से हमें वहाँ काम करने की परमिशन दी और कहा कि आप इस स्कूल के लिए कुछ करिए। तो हमने पढ़ो मालवा करके एक पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे हमने शुरू किया। हमने करीबन 8 से 10 महीने, मतलब कहना चाहिए 1 साल करीबन काम किया वहाँ पर।
और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि 38 बच्चियां थीं 8th क्लास में, जिसमें से 32 बच्चियों ने 9th में प्रवेश लिया, जो आज तक नहीं हुआ था। तो हमारे लिए सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट था ये। और आज भी मुझसे वो बच्चियां वीडियो कॉल पे संपर्क में रहती हैं, बात करती हैं, और सारे बच्चों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो जो कलेक्टर साहब थे वो भी बड़े खुश हुए कि 2-3 बार उन्होंने आके स्कूल में विजिट की, हर्बल गार्डन वगैरह बनवाया हमने स्कूल का, मतलब जो भी हम अपने स्तर पर कर सकते थे बदलाव हमने किया। तो बदलाव तो हर जगह संभव है, कहाँ संभव नहीं है। अब आप देखिए ना कि अगर 38 में से 32 लड़कियां चली गई, बहुत बड़ी बात है। बशर्ते आपको समर्पित होना पड़ेगा। समर्पण किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप इतने बच्चों से मिली होंगी जब से आपने ये काम शुरू किया है, कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल आपके दिल के बहुत करीब हो, या कोई ऐसी घटना जिसने आपको अंदर तक झंझोड़ दिया हो कि अरे ऐसा भी होता है क्या? तो वो अगर आप हमसे कुछ बताना चाहें। देखिए बच्चे तो मेरे बहुत, मैं जितने बच्चे हैं वो सब लगभग, मैं यदि बोलूँ तो मैं ऐसे स्पेसिफिक तो डिवाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सारे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। लेकिन जैसे गीता करके एक बच्ची है हमारी, तो वो अभी बहुत अच्छा कहीं पे जॉब कर रही है, हॉस्पिटल में काम कर रही है वो बच्ची। तो उसने भी बहुत संघर्षों के साथ खुद को आगे बढ़ाया और आज वो इतने अच्छे से जॉब कर रही है, अपने परिवार की भी मदद कर रही है। तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि लड़की इतने अच्छे से आगे बढ़ गई। नहीं तो जल्दी से शादी हो जाती है, देखिए आप 18-19 साल में तो लोग शादी कर देते हैं बस्ती में, बल्कि और भी जल्दी की बात करूँ तो मैं, तो वो जॉब कर रही है, अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा रही है। तो ये सब कुछ जो है, मतलब एक घर में यदि शिक्षित होता है बच्चा, तो वो फिर आगे के भी अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक मिसाल बनता, बिल्कुल मिसाल बनता है। और हमने ना अपनी बस्तियों में इस तरह के चेंज मेकर्स भी खड़े किए हुए हैं। मतलब जो हमारे बस्ती के बड़े बच्चे, अब जो छोटे थे वो बड़े हो गए हैं, सालों साल चल रहे हैं, तो वो बड़े बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए। जी। कोई कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं अब तो मैं थक गई हूँ और मुझे अब ये काम नहीं करना है, और अब मैं सब छोड़ के और जैसे अपना नॉर्मल सब लोग जीते हैं मैं वैसे ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, कभी ऐसा आपको आया मन में ख्याल? हाँ देखिए, छोड़ने की बात कभी नहीं आई, फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आया, क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं इस पे एक बच्चे पे बड़ी मेहनत की जाती है। क्योंकि हम लोग ना बड़े ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। मतलब हम, जैसे यदि मैं बात करूँ हमारी संस्था है, तो संस्था में हम एसी में बैठ के ऑफिस में काम नहीं करते हैं। 12 साल 13 साल पहले का जो संघर्ष था बस्तियों में जाके काम करने का, आज भी आप मेरे साथ जैसे आपने विजिट की, तो बस्तियों में आज भी वही संघर्ष है। क्योंकि हम हर बार उन्हीं बच्चों से मिलते हैं, नए नए बच्चों से जो यही काम करते हैं। तो हमारा संघर्ष तो जो पहले था वो आज भी है। तो मुश्किलें तो बहुत आती हैं, पर कुछ तो आपको बदलाव दिखता होगा जब से आपने काम शुरू किया है, कुछ हाँ, तो बिल्कुल, लोगों निश्चित की तौर सोच पर में बदलाव आया होगा। हाँ, लोगों की सोच में, जिन जिन लोगों से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सभी लोगों से जिनसे मैं मिलती हूँ, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया कि अब उन बच्चों से बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मेरी बात से मोटिवेट भी होते हैं, तो वो बात करते हैं बच्चों से। और देखिए भोपाल कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो भोपाल में जितने सारे कुल मिला के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट हो ही जाते हैं। अलग अलग बहुत सारी बस्तियाँ हैं, तो हम अलग अलग कुछ कुछ बस्तियों में काम करते हैं। तो और कोई आपके साथ जुड़ने के लिए आया हो, आपके सेवा भाव को देख के कोई और आपके साथ कभी जुड़ा हो, ऐसा जी, कुछ हुआ? बहुत लोग जुड़े हैं। जैसे मैं लायंस क्लब को यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, रोटरी क्लब है। इसके अलावा पर्सनली तौर पे जैसे मैं मोहित जी की बात करूँगी, आजकल तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने हमारे सेतु सेंटर के लिए, उनने और उनके साथियों ने, उन्होंने एक बार मेरी स्टोरी पढ़ी थी, क्योंकि मैं यहाँ पर उनका इसलिए नाम मैंशन कर रही हूँ क्योंकि वो एक सेतु सेंटर हमारा प्रॉपर चलने का कारण वो था, क्योंकि हम सेंटर्स के माध्यम से अपने बच्चों को कनेक्ट करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था की बात करूँ तो हम सरकार के साथ ऐसा कोई हमारा प्रोजेक्ट, मतलब आपको सरकार से कोई ऐसे मदद तो हम नहीं खुद मिलती से ही है? जो भी हमसे बन पाता है हम उतना कर पाते हैं। तो हम सेंटर्स अपने रन करते हैं सेतु के नाम से। तो अब उसका भी बहुत चूंकि खर्चा आता है, तो वो मेंटेन करना भी हमारे लिए एक लंबे समय तक, देखिए थोड़े समय तक मुश्किल है, बिल्कुल। लेकिन अब 14-15 सालों से लगातार, और एक बस्ती की बात नहीं, हमें तो बहुत सारी बस्तियों में काम करना है। तो मोहित जी जैसे लोग आगे आते हैं, उनके साथ ही जो पूरा एक उनका ग्रुप बना रहता है, वो लोग आगे आते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो उन्होंने मेरी स्टोरी एक दैनिक भास्कर में पढ़ी थी, वहाँ से पढ़कर वो आए और फिर उन्होंने जब देखा काम को, तो उन्होंने फिर उनके साथी और बहुत सारे लोग थे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो आज भी कनेक्ट हैं वो। पर कुछ लोग कहते हैं ना, हमें मोटिवेट भी करते हैं। तो जैसे हम कभी फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, अब उसकी व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था भी नहीं है, सारी चीज़ें हैं। पर ये लोग जो हम पे भरोसा रखते हैं,
सारे लोग समाज के, वो यही कहते हैं कि माही तुमने किया है और तुम कर लोगी। तो ये जो एक मोटिवेशन होता है, बिल्कुल बहुत बल मिलता है मानसिक तौर पर। आप समझिए कि इन बच्चों के साथ काम करना देखिए सरल तो नहीं है, क्योंकि वो नशे में आते हैं। आपके सामने आपको ये दिख रहा है कि ये बच्चे ने कुछ पिया हुआ है, शराब जैसी चीज़ जो भी है पी हुई है, पीते हैं। मेरे सेंटर पे बहुत जो बच्चे आते थे उनका फिर हमने बंद कराया, जो उनकी काउंसलिंग करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। मतलब नशे से जो भी संलिप्त हैं बच्चे, उनके लिए फिर हमने इस तरीके के कुछ काउंसलिंग सेशंस भी हम लोग रखते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, बात कराते हैं। सबसे मुख्य जो बात है वो है काउंसलिंग, मतलब उनके साथ बात करना, उनको समझाना कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, वो समझते हैं। ये बिल्कुल भी, मैं बार बार इस बात को यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जो भी ये कहता है कि बदलते नहीं हैं, तो सब बदलते हैं, वो भी हमारे बच्चों की तरह ही है। और उनका तो बहुत शार्प माइंड रहता है, बहुत जल्दी चीज़ों को वो गेन कर लेते हैं, समझते हैं। उनको आप एक बार समझाओ तुरंत समझ जाते हैं। पढ़ाई में इतने अच्छे, आप उनको पढ़ाइए, देखिए कितने अच्छे उनके नंबर आते हैं। बस कुल मिला के उन्हें माहौल की जरूरत रहती है, क्योंकि देखिए अब 24 घंटे वो उन्हीं के घर में रह रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं 3-4 घंटे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एकदम सडन बदलाव नहीं आता, उसमें समय लगता है। सही बात है, पर बदलाव निश्चित तौर पर आता है। सरकार बताती है कि ये योजना चला रहे हैं हम, आजकल यहाँ पे भी हमारे शहर में भी चल रहा है कि नहीं, भीख मांगना बंद करना है, ये नहीं दिखने चाहिए सड़कों पे भिखारी। आपको लगता है कि जो सरकार योजनाएं चलाती हैं उनका लाभ ज़मीनी जो लोग होते हैं या जिन तक पहुँचना चाहिए पूरा पहुँचता है? देखिए सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छी योजनाएं सब कुछ बनाते हैं, लेकिन क्रियान्वयन की बात जब आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी अव्यवस्था की वजह से जो सही तौर पर लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और तभी तो हमें ये सारे जो चीज़ें दिख रही हैं सामने, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं इनरोल होने के बाद भी, सारे बच्चों का एनरोलमेंट है। जो बच्चे आपको सड़क पे भीख मांगते हुए दिखते हैं या पन्नी बीनते हुए दिखते हैं, वो हर बच्चा स्कूल में उसका नाम रजिस्टर्ड है, फिर भी वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? इतना पैसा खर्च हो रहा है, सरकार द्वारा सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ बात क्रियान्वयन की आती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे लोगों की मुस्तैदी बहुत ज़रूरी है जो वाकई में काम करते हैं। देखिए समाज सेवा बिजनेस नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे यहाँ कहना चाहती हूँ कि समाज सेवा आपने जो संस्थाएं बना रखी हैं, यदि आप इस उद्देश्य से आप ये बना रहे हैं कि आप पैसा कमा रहे सब कुछ, तो ये इसलिए नहीं, हाँ बिजनेस कर लीजिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो लोग वाकई में काम करते हैं, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जेन्युइनली मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ करके आगे बढ़ना है, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों के कारण खराब होता है। क्योंकि किसी के सामने भी आपने कह दिया NGO, तो वो NGO का नाम आते के साथ ही ऐसा लगता है अच्छा ये तो बहुत पैसा कमा रहे होंगे। अच्छा, ये सामान्य मानसिकता है, ऐसी मानसिकता है। मैं तो सच बताऊं तो बोलती भी नहीं हूँ कि मेरी संस्था है, क्योंकि मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग बहुत ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि बदलाव वहीं से आता है। तो अभी आप कितनी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और कौन सी संस्थाएं हैं जो भोपाल में ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि हमारे प्रोग्राम के माध्यम से अगर कोई लोग देख रहे हैं और ऐसे बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो आप अगर नाम बताएंगी तो वो फिर बच्चे आकर वहाँ पे शुरू कर रहे हैं अपनी शिक्षा का सफ़र। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे निर्वाण परिवर्तनशाला, नरेश मोटवानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विनीता है जो फ्लाईओवर पाठशाला चलाती है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे और भी बहुत सारे, नीता ममतानी जी हैं जो वाकई में असल में काम कर रहे हैं, जिनको अर्थव्यवस्था नहीं, जिनको देश सच में समाज सेवा करनी है। बिल्कुल। आपको लगता है कि जो छोटे छोटे प्रयास आप जैसे लोग करते हैं, आप करती हैं, बाकी और भी समाज सेवी जो होते हैं, उनसे बदलाव आते हैं? बिल्कुल बदलाव आते हैं। समाज में आज जो कहीं ना कहीं आप देख रही हैं इस तरीके के बच्चों को जाते हुए स्कूल, काम करने वाले बच्चों को स्कूल जाते हुए, तो वो ज़मीनी स्तरों का ही तो प्रयासों का असर है। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी बच्चे को एनरोल कराया, वो पढ़ाई उसने शुरू कर दी और उसके थोड़े दिन बाद फिर उसने अपने माता पिता के कहने पे या उसका खुद ही मन ना रहा हो तो उसने आगे फिर अपनी शिक्षा नहीं चलाई और वो छोड़ दिया उसने? तो ऐसे बच्चों के लिए फिर आप वापस उनको लाने के लिए क्या करते हैं? देखिए इन बच्चों के साथ एक सबसे मुख्यता जो है, रेगुलर कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने किसी बच्चे के साथ काम किया, हमने 5 साल पहले किसी बच्चे के साथ काम किया, तो हमने वहाँ उसको स्कूल में एडमिशन करा के छोड़ देना तक हमारा काम नहीं है। उसको वहाँ से लेके अब तक
पूरी जो उसकी ज़िंदगी की यात्रा में हमें उसका साथ देना है। इस वजह से देना है क्योंकि वो जिस परिवेश में रह रहा है वो तो 24 घंटे उन्हीं गालियों के बीच में, उन्हीं दारू के नशे में माता पिता लिप्त है, उनके बीच में रह रहा है। तो वो हमें उनसे यदि हम कनेक्ट नहीं रहेंगे तो वो छोड़ते हैं। कई बच्चे ऐसे जिन पे मतलब मैं आपको सच बताऊं तो कई बार मेरे आंसू निकले हैं क्योंकि वो बच्चों, एक एक बच्चे पे बड़ी मेहनत होती है। एक एक बच्चे को स्कूल बहुत मेहनत के साथ भेजा जाता है और फिर हम कहीं ना कहीं आत्मीय रूप से उनसे जुड़ जाते हैं, मन से उनसे जुड़ जाते हैं। फिर जब हमारी इतनी मेहनत बिल्कुल हमें पानी में दिखती है कि वो बच्चे तो वापस हमें बोरा दिखा के और दिख गया सड़क पे, तब आप समझिए कि हमारी बहुत दुख होता है। हाँ, बहुत दुख होता है। तो लगातार काम करने के लिए हमें निश्चित तौर पर हमें सरकार की मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस तरीके की समाज सेवा करना चाहते हैं, देखिए सब कुछ अर्थ से ही नहीं होता, मतलब कि वित्तीय सहायता से ही सब कुछ नहीं होता। आपके स्वयं के प्रयास, कुछ लोग बच्चों को आके पढ़ाएं, है ना, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे आजकल कॉलेजेस में सबके क्लब बने हुए हैं। मैनेट कॉलेज हो गया, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में आजकल यूथ कहीं ना कहीं थोड़े अवेयर हो रहे हैं। वो बस्तियों में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बस्तियों के बच्चों का में कितना अंतर आ रहा है। तो इसी तरीके से जो भी संस्था के लोग हैं, यदि उनके साथ कोई इस तरीके के लोग आते हैं, वो किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। पर निश्चित तौर पर हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है आम लोगों को आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ समाज स्वयंसेवी संस्थाओं या फिर हम जैसे एक समाज सेवा काम करने वाले लोगों के लिए तो नहीं है ना। हम सबका समाज है। क्या हम अकेले समाज में रह रहे हैं? क्या हम सिर्फ अकेले उन बच्चों को काम करते हुए देख रहे हैं? क्या सिर्फ ये भाव हमारे मन के ही हैं? समस्या ये है कि जो वर्तमान का समय है, यहाँ पर लोगों के मन में दूसरों के लिए भाव की बड़ी कमी हो गई है। यहीं पे मैं लोग अपने ही जीवन में इतना व्यस्त हैं कि वो शायद अपने आसपास देख ही नहीं पाते हैं। पर आप ये सोचिए, यदि आपने मानव का जन्म लिया है, यदि आपको मनुष्य जीवन मिला है और उसके बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं की ही व्यवस्था के बारे में देखते हैं, आप अपनी ही इच्छा पूर्ति के बारे में देखते हैं, आप अपनी ही लग्जरीज के बारे में देखते हैं, तो आप में और उस पशु में, जो एक कोई भी पशु हो सकता है, उसमें क्या अंतर है? वो भी तो सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं का देखता है, अपने खाने पीने के बारे में, अपने रहने और अपने खाने पीने उतना ही मतलब रखता है ना वो। तो यदि हमें मनुष्य जीवन मिला है और हम भी उसी के जैसी ही चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें और मनुष्य में अंतर क्या है? तो जागो मानव जागो। आपको एक भगवान ने यदि जन्म दिया है इंसान का, तो उसको परिपूर्ण कीजिए, वास्तविकता में अपने इंसान होने को बताइए कि ईश्वर भी ताकि आप पर गर्व महसूस कर सके कि मैंने जो बना के भेजा है यहाँ पृथ्वी पर प्राणी, उसने वो कुछ तो अच्छा कर रहा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं आम लोगों को कि वो उन बच्चों की भलाई के लिए कैसे आगे आएँ, क्या करें कि वो उनके लिए कुछ कर पाएँ? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, कहाँ से जुड़ना है। मेरे पास बहुत जगहों पे, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग मुझसे संपर्क करते हैं। तो मैं सबसे यही बोलती हूँ कि देखिए, आप यहाँ पे हमारे पास आके तो काम कर नहीं सकते आप, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारी संस्था से जुड़कर ही काम करें। वहाँ पे जो बच्चे आपको जहाँ दिखते हैं, और मैं तो खास तौर पे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आपको ज़रूरतमंद जो भी, वृद्ध भी उस श्रेणी में आते हैं, विकलांग भी उस श्रेणी में आते हैं, मतलब यदि हम जिसको भी ये समझ पा रहे हैं कि इसको हमारी ज़रूरत है मदद की, जो वाकई में ज़रूरतमंद है, तो खुद से सेल्फ से प्रयास कीजिए ना। आपको किसी संस्था विशेष की ज़रूरत नहीं है। आप कोई बच्चा ऐसा देखते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि इसकी मैं मदद कर सकता हूँ, इसको पढ़ा सकता हूँ, या इसको मैं कुछ चीज़ें पढ़ाई में इसकी फ़ीस जमा कर सकता हूँ, या फिर मैं इसका स्कूल में एडमिशन करा सकता हूँ, तो उस तरीके से जैसे भी जो भी संभव हो, आप उनके परिवार से संपर्क कीजिए और उन्हें स्कूल भेजिए। देखिए, शिक्षा ऐसा हथियार है जो सारी चीज़ों को करने में सक्षम है। बिल्कुल। यदि शिक्षित बच्चा हो गया तो वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर लेगा ना। अब आप सोचिए कि ये जो परिवार हैं, जो पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं, पन्नी बीनने का या भीख मांगने का, इनके परिवार में यदि कुछ बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए और निकल गए, बहुत बड़ी बात, तो वो फिर कहीं ना कहीं उनके बच्चों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना। तो अभी तक हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे कॉलेज में भी निकल गए हैं। कैसा लगता है आपको अपने बच्चों को सफल होता हुआ देखकर? ये वो संतुष्टि है और ये वो मतलब फीलिंग है जो शब्दों से परे है। इसको मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप उन बच्चों में देखते हो कि वो बदलाव आया है, वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी कर रहे हैं, तो वो जो एक आत्मसंतुष्टि का भाव है,
वो करोड़ों की कमाई से भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। और मैं इसीलिए सबको कहती हूँ कि आपने इंसान का जीवन लिया है तो खुद से बाहर आके दूसरों के बारे में भी सोचिए। आगे आपने क्या सोचा है इन बच्चों के लिए कि आगे और आप क्या करना चाहती हैं? कि हमारा तो मेन जो है वो एजुकेशन पे ही हमारा फोकस रहता है, और एजुकेशन के साथ फिर वो सारे ही मायनों पे, कहना चाहिए आयामों पे हम काम करते हैं। उनके लिए हम हेल्थ पे भी काम करते हैं। मतलब सिर्फ एक शिक्षा ही नहीं बचती, उनके संपूर्ण विकास के लिए ही काम किया जाता है। फिर हम उन्हें हर तरीके से शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सेल्फ डिफेंस में हो, चाहे वो नृत्य के ज़रिए, चाहे वो योगा के ज़रिए। सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़ा उनको बनाना है। कुल मिला के हम उन्हें उनकी overall रुचि के personality अनुसार को आप जो वो डेवलप करना चाहते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि एक बस्ती विशेष, दो व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे भोपाल से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से हर भारत का हर बच्चा स्कूल जाए। और यही प्रयास है, क्योंकि जैसे जैसे जो संसाधन हैं उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे और मदद के लिए लोग आएँ और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल, आपका कार्य बहुत अच्छा है और ज़रूर आपकी मदद के लिए लोग आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी माही दीदी, जो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि रियल टॉक विद रीता के ज़रिए आप ये प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप भी ऐसे बच्चों के लिए ज़रूर एक प्रयास करने की कोशिश कीजिए, जिससे इनका कुछ अच्छा हो और आपके मन को भी बहुत शांति मिले। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।